नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। सबसे पहले बात करेंगे बुलेटिन में बड़ी खबर की। करौली के बाद अब ब्यावर में भी दो समुदायों के बीच हिंसा की खबर सामने आई है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। करौली के बाद अब ब्यावर में दो समुदाय के बीच में तनाव हुआ है। बाइक खड़ी करने को लेकर यह पूरा विवाद शुरू हुआ। छोटी सी बात पर विवाद शुरू हुआ और मारपीट तक की नौबत आ गई। एक युवक की मौत हो गई। सब्जी मंडी में हुए विवाद में दो लोग घायल हुए हैं। ये बड़ी जानकारी ब्यावर से आपको बता रहे हैं। मौके पर कई थानों की पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए मौके पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात है। करौली के बाद अब ब्यावर में भी दो समुदायों के बीच तनाव की खबर सामने आई है। बाइक खड़ी करने को लेकर यह पूरा विवाद दोनों समुदाय के बीच में शुरू हुआ और बात मारपीट तक पहुंची और इस मारपीट में एक युवक की जान चली गई। सब्जी मंडी में हुए विवाद में दो लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। संवाददाता दिनेश डांगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिनेश, करौली के बाद अब ब्यावर से इस तरीके की खबर सामने आ रही है, क्या अपडेट है इस खबर को लेकर? जी बिल्कुल, 24 घंटे ही जो करौली की घटना है उसको लेकर टाइम नहीं बीता था कि ब्यावर से एक और ये खबर यहाँ आ रही है। और जो ब्यावर में घटना बताई जा रही है, मॉब लिंचिंग को लेकर एक युवक की हत्या कर दी है और दो समुदाय उसके बाद आमने सामने हो गए। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। करीब 3 पुलिस थानों की जो फोर्स है वहां पर लगाई गई है। सब्जी मंडी जो उदयपुर रोड स्थित है ब्यावर में, बाइक खड़ी करने को लेकर एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों पर लाठी सरियों से हमला बोल दिया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। और उसके बाद मौके पर जो अजमेर एसपी है विकास शर्मा, वो यहाँ ब्यावर पर पहुंचे और अभी तनाव की स्थिति बरकरार है। भारी पुलिस जो अस्पताल है वहां पर भी यहाँ पर तैनात की गई है। जैसा कि मैंने बताया कि सुबह दो दुकानदारों में कहासुनी हुई, नौबत यह तक आई कि मामला मारपीट में तब्दील हो गया और उसके बाद एक पक्ष के दर्जन भर लोगों ने लाठी और लोहे के सरियों से हमला बोल दिया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई और 2 जने घायल हो गए। इसके बाद दूसरे पक्ष के लोग अस्पताल पहुंचे और ऐसे में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस वहां पर बुलाना पड़ी। पीड़ित पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया है और एहतियातन वहां पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात है। बाकी जगहों पर इस तरीके की घटनाएं ना दोहराई जाए, इसको लेकर क्या प्रशासनिक अमला या फिर शासन स्तर से कार्रवाई दिनेश की जा रही है, क्योंकि ये बड़ा गंभीर मसला है? जी देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद मामले पर नजर बनाए हुए हैं। सुबह बाड़मेर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने साफ कहा कि करौली की घटना के पीछे किसी साजिश की बू आ रही है, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज उन्होंने अपने आवास पर कुछ इस तरह एक समीक्षा बैठक भी की और कहा कि सांप्रदायिक जो सौहार्द है बिल्कुल बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। जो भी घटना में लिप्त है, चाहे किसी भी जाति, धर्म, मजहब और वर्ग का हो, उसको बख्शा नहीं जाए। उन्होंने ब्यावर की घटना पर भी जो सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की नाराजगी जताई कि आखिर इस तरह की घटनाएं लगातार क्यों बढ़ रही है, लेकिन पुलिस अपना काम करेगी, किसी तरह का यहाँ पर भेदभाव नहीं करेगी। तो आप देख सकते हैं कि खुद एसपी मौके पर पहुंच चुके हैं ब्यावर। तो जाहिर सी बात है, सरकार की मुखिया मॉनिटरिंग यहाँ पर बनाए हुए हैं, लेकिन इस तरह की लगातार 24 घंटे में 2 वारदात हो चुकी है। करौली के अंदर करीब 36 दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया है, 2 मोटरसाइकिल जला दी गई है, 2 होटलों में तोड़फोड़ की गई है, एक मकान को आग के हवाले कर दिया गया है। इसके अलावा कई अन्य वाहनों में भी तोड़फोड़ की है। वहां 15 पॉइंट नाके बनाकर करीब 600 जवान तैनात किए गए, 50 पुलिस ऑफिसर जयपुर से पहुंचे हैं और अभी वहां दूध और अन्य जो आवश्यक सामग्री है उसको देखते हुए कर्फ्यू में ढील दी गई है। लेकिन करौली की स्थिति कंट्रोल में। रात को 1 बजे तमाम जो दोनों समुदाय उनके साथ बैठक हुई, जिसमें तय किया कि कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा और शांतिपूर्वक प्रशासन का साथ देगा। तो अभी करौली की स्थिति कंट्रोल में हुई थी कि ब्यावर में इस तरह की एक घटना हो गई। दिनेश, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास मैं लौटूंगा। एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, अपने दर्शकों को बड़ी खबर हम बता दें। इस वक्त एक और बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें। इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है। सीएम आवास पर डिजिटल सदस्यता को लेकर यह बैठक और इस बैठक से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। बैठक में सीएम अशोक गहलोत ने बड़ी बात कही है, जो सदस्यता करवाने में आगे रहेगा उसे ही डीसीसी, पीसीसी और एआईसीसी सदस्य बनने का मौका मिलेगा। ये बड़ी बात कही है सीएम ने इस बैठक में। तो सीएम आवास पर डिजिटल सदस्यता को लेकर ये बैठक हो रही है और इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से बड़ी बात का जिक्र किया गया है। दिनेश डांगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं संवाददाता। दिनेश, क्या अपडेट है बैठक को लेकर?
जी देखिए, मुख्यमंत्री आवास पर कांग्रेस की डिजिटल मेंबरशिप प्रोग्राम को लेकर बैठक हुई, जिसमें सीएम अशोक गहलोत ने जो स्पीड काफी स्लो है मेंबरशिप अभियान की, उसको जी। लेकर चिंता जताई और उसके बाद उन्हें ये बयान देना पड़ा कि जो मेंबरशिप में रुचि लेगा, ज्यादा से ज्यादा मेंबर बनाएगा, उसे ही डीसीसी, पीसीसी और एआईसीसी मेंबर बनाया जाएगा, जो संगठन चुनाव में हिस्सा लेंगे और काफी अहम यहाँ पर पोस्ट होती है। हम्म। तो स्लो मेंबरशिप के प्रोग्राम को देखते हुए अभी पार्टी ने 15 अप्रैल तक जो मियाद है, तारीख है, वो बढ़ा दी है। 15 अप्रैल तक मेंबर बनेंगे। कांग्रेस में एक परंपरा है कि संगठन चुनाव से पहले मेंबरशिप होती है, नई मेंबरशिप होती है जी। और हमेशा ऑफलाइन यानी रसीद 10 से 15 रुपए की काट देते हैं, उसके जरिए मेंबरशिप होती है। लेकिन पहली बार डिजिटल मेंबरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया गया। इसमें पराग दिक्कत ये आ रही है हम्म। कि दूर दराज में गाँव में स्मार्टफोन नहीं है। हम्म। स्मार्टफोन है तो इंटरनेट की काफी स्पीड है। जी। एक तीसरी जो दिक्कत है कि वोटर आईडी कार्ड जो नंबर होता है, उसके नंबर पहले आप उसमें डालें, फिर लाइव लोकेशन आपकी भेजनी होती है और उसके बाद ओटीपी। तो इतने अमूमन आम लोगों में वोटर आईडी कार्ड का मिसयूज नहीं हो जाए, उसका नंबर देते नहीं, जाहिर सी बात है। लेकिन एक फेयर और निष्पक्ष तरीके से ये मेंबरशिप जरूर इससे हो जाएगी। जो कांग्रेस से जुड़ेगा इस प्रोसीजर के जरिए, वो एक उसका मजबूत वर्कर होगा। लेकिन काफी दिक्कत आ रही है। ऐसे में अब ऑफलाइन यानी रसीद के जरिए मेंबरशिप पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। 50 लाख मेंबर बनाने का लक्ष्य राजस्थान की कांग्रेस को दिया गया है और अभी करीब 20 लाख आसपास ऑफलाइन और ऑनलाइन मेंबरशिप हुई है। और कैसे 30 लाख का टारगेट के पास हासिल करते हुए पहुंचा जाए, इसके लिए अगले 11 दिन काफी अहम होंगे। लेकिन अब ऑफलाइन मेंबरशिप पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। हाँ, कस्बे और शहरों में जरूर डिजिटल मेंबरशिप काफी तेजी से यहाँ पर बढ़ रही है। तो 10 लाख ऑनलाइन और 10 लाख करीब ऑफलाइन मेंबर अब तक बन चुके हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। चलिए, शुक्रिया आपका दिनेश, जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। उधर करौली हिंसा मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साजिश की आशंका जताई है। सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया और कहा कि दंगे भड़काने के पीछे कौन सी ताकतें काम कर रही हैं, उनका पर्दाफाश हम करेंगे, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। सीएम ने दंगों के पीछे बड़े षड्यंत्र की आशंका जताते हुए कहा कि तनाव पैदा करने के पीछे बड़ा षड्यंत्र सामने आ रहा है। राजस्थान में कानून का राज है और जो भी लोग इस घटना के पीछे जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। घटना जो हुई है करौली की, वो आपके सामने है। और आज भी ब्यावर में आपस में एक छोटी बात को लेकर झगड़ा हो गया अभी सुबह और एक व्यक्ति की हत्या हो गई। तो अब ये जो जाति धर्म के नाम पर रंग ले लेते हैं, दो व्यक्ति को भी भेज सकते हैं, मर्डर हो गया। और अगर धर्म अलग अलग है दोनों का, तो फिर धर्म के नाम पे लोग ध्रुवीकरण करके फिर उनको इश्यू बनाते हैं। तो आज तो मुझे चिंता कल से लगी हुई, जब से मैंने सुना है कि करौली के अंदर जिस प्रकार से घटना हुई है। मैंने अभी सुबह भी बात की डीजी से, उनको मैंने कहा कि जिन्होंने हरकत करी है, जिन्होंने ये दंगे भड़काने का प्रयास किया है, इसके पीछे कौन हुई ताकत थी, उन सबको आप उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। करौली हिंसा को लेकर सीएम अशोक गहलोत या फिर कहें कि गहलोत सरकार सख्त नजर आ रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीएम आवास पर कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। बैठक में मंत्री रमेश मीणा, सीएस यानी कि चीफ सेक्रेटरी उषा शर्मा, डीजीपी एमएल लाठर मौजूद रहे। बैठक में सीएम अशोक गहलोत ने कानून व्यवस्था कायम रखने और उपद्रव के आरोपियों को पकड़कर सख्ती से निपटने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाड़मेर में सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान सीएम गहलोत बीजेपी पर जमकर बरसते हुए नजर आए। बढ़ती महंगाई पर केंद्र को घेरा, साथ ही कहा कि देश में आज महंगाई बेरोजगारी अपने चरम पर है, युवा नौकरी के लिए परेशान है, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। लोगों में जब आक्रोश बढ़ता है तो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए सांप्रदायिक तनाव और ध्रुवीकरण जैसे मुद्दे उछाल दिए जाते हैं। सीएम गहलोत ने बीजेपी पर ध्रुवीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब से केंद्र में एनडीए की सरकार आई है, तब से ही देश में धर्म और जाति के नाम पर ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है, जो कि देश के हित में नहीं है। जगह जगह तनाव पैदा हो रहा है। अगर लड़ने वाले दो अलग अलग समुदाय के होते हैं तो उसे सांप्रदायिक झगड़ा करार देकर ध्रुवीकरण का मुद्दा बना लेते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मेरा मानना है, जिस परिवार
देश, गांव और शहरों में शांति, भाईचारा और सद्भाव रहता है, वहां देश विकास के पथ पर आगे बढ़ता है। पूरा देश कह रहा था कि 5 चुनाव तक रोक लगाई हुई है कि पेट्रोल डीजल दाम नहीं बढ़ने चाहिए, रोक लगाई हुई है जिससे कि उनको नुकसान नहीं हो, और चुनाव खत्म होते ही ये प्राइस बढ़ेगी और वही देश देख रहा है। तो देशवासियों को समझ में आना ही चाहिए कि इनका गवर्नेंस करने का तरीका क्या है। क्या आप चुनाव में लाभ उठाने के लिए तो आप रोक लगा दो और बाद में आप एक साथ में प्राइस बढ़ाना शुरू कर दो, 10 दिन से बढ़ रही प्राइस करीब करीब। तो ये जो तरीका है ये कोई गवर्नेंस का तरीका नहीं होता है। जो माहौल एनडीए गवर्नमेंट आने के बाद में माहौल सरचार बन गया देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, और मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री जी खुद को अपील करनी चाहिए देशवासियों को कि ये जो ध्रुवीकरण हो रहा है ये उचित नहीं है। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर ये देश हित में नहीं है। उसी कारण से जगह जगह पर तनाव पैदा हो। कोटा में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने चेटी चंड के मौके पर सिंधी समाज की ओर से आयोजित जनेऊ संस्कार कार्यक्रम में शिरकत की। धारीवाल ने आयोजित कार्यक्रम में समाज के लोगों को चेटी चंड की शुभकामनाएं दी। साथ ही सिंधी समाज का अपने व्यापार के प्रति ईमानदारी के साथ समर्पण को भी सराहना की। मंत्री धारीवाल ने रामतलाई स्थित झूलेलाल मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में भगवान झूलेलाल के दर्शन किए। मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व मंत्री श्रीचंद कृपलानी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सिंधी समाज के लोग सिंधी अस्पताल की रजिस्ट्री को लेकर पूर्व की सरकार के मंत्री से कई बार मिले, लेकिन उनको निराशा ही हाथ लगी। मगर जैसे ही हमारी सरकार बनी तो समिति द्वारा की गई मांग को तुरंत अमल में लाया गया। गवर्नमेंट में जो है वो ये बना, लेकिन उनको यहाँ के लोगों की लोगों का बराबर मिल न रहा। मांग करते रहे कि साहब चिकित्सालय की जो है वो कम से कम जो है वो रजिस्ट्री तो करवा दो, लेकिन वो नहीं करवा पाए। ये श्याम जी रोहिड़ा को मैंने लगाया, मैंने इनसे कहा, मैंने कहा आप मेहनत करो, इसका जो है वो पट्टा जारी करवाओ। उनकी मेहनत से जो है आज। बीजेपी नेता रामलाल शर्मा ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है और इस वजह से अब पूरे देश में कांग्रेस सिमटती जा रही है। करौली की घटना को लेकर रामलाल ने सरकार को घेरते हुए कहा कि समुदाय विशेष के लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से निकाली जा रही रैली पर योजनाबद्ध तरीके से पत्थरबाजी की। कांग्रेस पार्टी की नीति रही है तुष्टीकरण की राजनीति करना, और तुष्टीकरण की राजनीति का परिणाम यह है कि कांग्रेस आज पूरे देश से सिमटती हुई नजर आ रही है। राजस्थान के अंदर भी कांग्रेस की सरकार आने के बाद में एक ने अनेकों घटनाएं इस प्रकार की घटित हुई है जो हम सबको शर्मसार करने वाली घटनाएं है। जयपुर के अंदर शास्त्री नगर के अंदर एक समुदाय विशेष के लोगों द्वारा गाड़ियों की तोड़फोड़ करना, मकानों के ऊपर पत्थर फेंकना और उसके बाद प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करना। और इसी तरीके से चाहे प्रतापगढ़ की घटना हो, चाहे डूंगरपुर बांसवाड़ा की घटना हो, और अब चाहे करौली की घटना हो। करौली की घटना के अंदर भी जिस तरीके से एक स्थान विशेष के ऊपर समुदाय विशेष लोगों का इकट्ठा होना और उनके द्वारा लगातार पत्थरबाजी करना इस बात को साबित करता है कि योजनाबद्ध तरीके से शांतिपूर्वक निकाली जा रही बाइक रैली के ऊपर पथराव करने का काम समुदाय विशेष के लोगों के द्वारा किया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी राजस्थान के अंदर गहलोत जी की सरकार उनके विरुद्ध कार्रवाई करना तो बहुत दूर की बात है। कम से कम सरकार शांति व्यवस्था बहाल रखे, इसके लिए तो प्रयास करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया जी ने इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी लेने के लिए एक 10 सदस्यीय जांच दल का गठन किया है। ये जांच दल अविलंब करौली जाकर सभी प्रताड़ित जो लोग हैं उनसे भी मुलाकात करेगा और इस घटना की वास्तविकता की जांच करके पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को जांच रिपोर्ट सौंपने का काम भी करेगा। लेकिन सरकार जिस तरीके के हालात प्रदेश के अंदर बनाए हुए है वो हालात इतने गंभीर है कि आने वाले समय के अंदर कोई विस्फोटक स्थिति नहीं हो जाए, डर इसी बात। तकनीकी शिक्षा और आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने भरतपुर के रंजीत नगर कार्यालय पर जनसुनवाई दरबार लगाया। इस दौरान मंत्री गर्ग ने भरतपुर विधानसभा क्षेत्र से आए लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित विभाग के अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। मंत्री गर्ग के जनसुनवाई दरबार में लोगों ने बिजली, पानी, सड़क अतिक्रमण के अलावा पुलिस से संबंधित शिकायतें भी दर्ज कराईं, जिनका शीघ्र से शीघ्र यानी कि जल्द से जल्द समाधान कराने का मंत्री गर्ग ने आश्वासन दिया।
नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल कोटा में हैं। चेटी चंड महोत्सव के मौके पर मंत्री धारीवाल जनेऊ संस्कार कार्यक्रम में पहुंचे और लोगों को चेटी चंड की शुभकामनाएं दी। इस दौरान करीब 41 बच्चों को कार्यक्रम के तहत जनेऊ धारण करवाए गए। साथ ही विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की पहल पर कोटा को कैटल फ्री शहर बनाने और पशुपालकों के जीवन स्तर में परिवर्तन करने वाली न्यास द्वारा विकसित की गई देश की अनूठी देवनारायण एकीकृत आवास योजना का यूडीएच सचिव कुंजीलाल मीणा ने जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पशुपालकों के लिए ऐसी योजना नहीं है जहां पर एक ही स्थान पर पशुपालकों के लिए सभी सुविधाओं को विकसित किया गया हो। उन्होंने और क्या कुछ कहा वो भी आपको हम सुनाते हैं। देवनारायण अपने आप में एक ऐसा शब्द है जो पशुपालकों को आकर्षित करता है। कोटा में जितने शहर के अंदर पशुपालन करने वाले भाई लोग हैं हमारे, जो दूध बेचते हैं, उन सबको एक जगह बसाने के लिए ये देवनारायण आवासीय पशु योजना बनाई है हमने। इसमें करीब 1200 प्लॉट बता रहे हैं मुझे अधिकारी, और करीब 700 प्लॉट तैयार हो गए। और इसका उद्देश्य दो है। पहला उद्देश्य तो ये है कि कोटा में जो पशु विचरण करते हैं शहर के अंदर, तो वो नहीं करने चाहिए। अब वो नहीं करें तो उनको कहाँ भेजें? भाई कहना तो आसान है कि भाई हम पशुओं को बाहर भेजेंगे, लेकिन पशु कैसे जाएगा? जब पशुपालक को कोई आश्रय स्थल दोगे आप, जब हम शहरों में अतिक्रमण हटाते हैं, कच्ची बस्तियां हटाते हैं, तो सबसे पहले उनको बसाने की जुगाड़ देखते हैं कि भाई कहाँ ये कच्ची बस्ती के लोग जाके बसेंगे। उसी तर्ज पर कोटा में जो पशुपालक भाई बहन है हमारे, उनको हम निवेदन करके और कभी कोटा को हम पशुओं से फ्री रखेंगे। शहर में पशु होना अच्छी बात नहीं है, तो उन पशुपालकों को यहाँ शिफ्ट किया जाएगा। उसके लिए करीब ये 300 करोड़ की योजना बनी। डीडवाना में सड़क निर्माण में घटिया सामग्री इस्तेमाल पर ग्रामीणों में गुस्सा देखने को मिला। इस दौरान ग्रामीणों ने ठेकेदार पर घटिया निर्माण कराने के आरोप लगाते हुए विधायक चेतन डूडी से मामले की शिकायत की। इसके बाद मामले को संज्ञान में लेते हुए सड़क निर्माण कार्य को बंद कराया गया। भरतपुर के रूदावल में विद्युत निगम के कनिष्ठ अभियंता के साथ मारपीट का मामला सामने आया। तकरीबन 12 लोगों ने लाइन उतारने के दौरान कनिष्ठ अभियंता पर हमला किया। इसके बाद पीड़ित को गंभीर हालत में सीएचसी में भर्ती करवाया गया। प्राथमिक इलाज के बाद पीड़ित को भरतपुर रेफर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सुमेरपुर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव भूराराम सिरवी जालोर जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन के बाद मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान भूराराम ने केंद्र सरकार पर जमकर प्रहार किया। पीएम मोदी पर आरोप लगाते हुए भूराराम ने कहा कि जब नरेंद्र मोदी सीएम थे तब कांग्रेस पर जमकर बरसते थे, लेकिन अब वो महंगाई को कम करने के बजाय बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पेट्रोल, गैस, डीजल के अलावा टोल टैक्स पर जो बढ़ोतरी की गई है, इससे आम जनता की कमर टूट गई है। जयपुर में एनएसयूआई ने महंगाई को लेकर अल्बर्ट हॉल पर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने स्कूटी को सड़क पर लिटाकर और सिलेंडर में माला पहनाकर प्रदर्शन किया। उदयपुर में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी को पुलिस ने एयरपोर्ट पर रोका। दोनों नेता पाली में जितेंद्र मेघवाल हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर पाली जा रहे थे। प्रशासन को सूचना मिलने के बाद आनन फानन में पुलिस के अधिकारी एयरपोर्ट पर पहुंचे। फिलहाल इन दोनों ही नेताओं को पुलिस ने एयरपोर्ट पर रोका और एयरपोर्ट पर चंद्रशेखर और जयंत को रोके जाने पर कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि जितेंद्र मेघवाल की 15 मार्च को दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। पुलिस के मुताबिक आपसी रंजिश के चलते जितेंद्र की हत्या की गई। जितेंद्र चिकित्सा विभाग में कोविड सहायक के पद पर कार्यरत था। ड्यूटी के बाद घर लौट रहा था। इसी बीच हमलावरों ने पीछे से वार किया, जिसमें घायल होकर गिर गया। उसके नीचे गिरने के बाद भी हमलावरों ने चाकू से कई जगहों पर वार किए। सूचना पर आई पुलिस ने जितेंद्र को अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी।
देश में एक बार फिर बड़े टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ है। राजस्थान एटीएस ने 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है जो मध्य प्रदेश में रहकर आतंकी गतिविधियों में शामिल थे। मध्य प्रदेश एटीएस की मदद से गिरफ्तार किए गए तीनों संदिग्धों को राजस्थान एटीएस की पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं। पूरे मामले की जांच के लिए एक एसआईटी टीम का भी गठन किया गया है जो डीआईजी एटीएस की अगुवाई में जांच करेगी। वहीं अब एटीएस गिरफ्तार तीनों संदिग्धों को कोर्ट में पेश कर रिमांड मांगेगी। के निम्बाहेड़ा से पुलिस ने 3 आतंकवादियों को आरडीएक्स और बम बनाने के सामान के साथ गिरफ्तार किया। इस मामले में 3 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है जिनको पुलिस ने बापर्दा गिरफ्तार किया है। साथ ही इस पूरे मामले से पर्दा उठाने के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया है जो एटीएस डीआईजी के नेतृत्व में काम करेगी, जिससे इस साजिश में शामिल तमाम लोगों के चेहरे से पर्दा उठाया जा सके। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ विष्णु शर्मा, इंडिया न्यूज। अजमेर के ब्यावर में 2 सब्जी विक्रेताओं के बीच गाड़ी हटाने की बात को लेकर मामूली विवाद हो गया। इस विवाद में एक सब्जी विक्रेता की मौत हो गई। दरअसल दोनों विक्रेताओं के बीच ठेला हटाने को लेकर विवाद हुआ और लड़ाई इतनी बढ़ गई कि एक ने दूसरे सब्जी विक्रेता के सिर पर लोहे के सरिया से हमला कर दिया और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजन अस्पताल के बाहर धरना देने पहुंच गए। इसको देखते हुए अस्पताल परिसर में भारी पुलिस बल का जाब्ता तैनात किया। साथ ही रैपिड एक्शन की 3 बसें भी तैनात की गई। फिलहाल पुलिस ने मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी और आरोपी की तलाश जारी है। यूडीएच सचिव कुंजीलाल मीणा कोटा में मौजूद हैं। इस मौके पर उन्होंने निर्माणाधीन जय मीनेश आदिवासी यूनिवर्सिटी का अवलोकन किया। यूआईटी आरडी मीणा समेत समाज की शैक्षणिक और सामाजिक समिति के सदस्य मौजूद रहे। यूनिवर्सिटी की कार्य प्रगति को देखते हुए सचिव कुंजीलाल मीणा ने सराहना की। तो फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।